हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह खासी चर्चा में रहा है। आज की इस परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि चाबहार बंदरगाह से भारत के समक्ष क्या क्या अवसर खुलते हैं और इन अवसरों के साथ साथ भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का समाधान कैसे होना चाहिए, भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस पूरे के पूरे संदर्भ पे आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात मुद्दे की यदि करें तो अभी हाल ही में भारत ने नवीनीकरण किया है अनुबंध का चाबहार बंदरगाह को लेके, और इस नवीनीकरण अनुबंध के तहत भारत को चाबहार बंदरगाह पर जो शाहिद बेहशटी टर्मिनल है उसमें निवेश करने का और 1 दशक तक यानी अगले 10 साल तक इस टर्मिनल का संचालन करने की अनुमति भारत को मिल गई है। ध्यान रखिएगा, ये परियोजना विशेष तौर पे सामरिक और आर्थिक महत्व को उजागर करती है भारत के संदर्भ में। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है दोनों देशों के बीच में जब हम पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। चाहे हम गाजा में जारी संघर्ष को देखें, इजराइल ईरान के संघर्ष के बीच तनाव में वृद्धि हुई, अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की जो मृत्यु हुई, ऐसी घटनाएं शामिल हैं। तो पश्चिम एशिया उथल पुथल से गुजर रहा है। ऐसे समय में ये डील हुई है हमारी ईरान के साथ में, यानी इन चुनौतियों के बावजूद चाबहार परियोजना भारत और ईरान के मध्य एक आर्थिक संबंध को, सामरिक संबंध को महत्वपूर्ण करने, एक तरीके से मजबूत करने का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। तो पहले हम बात करेंगे अवसरों की। भारत के लिए क्या क्या अवसर है। सबसे पहला अवसर है दोस्तों आर्थिक संपर्क और व्यापार सुविधा का। ध्यान रखिएगा, इस चाबहार बंदरगाह के रास्ते हम अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INCTC में एक महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पे ये पूरी की पूरी डील कार्य कर सकती है। ये बेसिकली यदि हम उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की बात करें तो ये एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है जिसका लक्ष्य है भारत मध्य एशिया, रूस और अन्य स्थानों से जुड़ जाए। तो इस चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ये जो INSTC का उद्देश्य था ये पूरा हो सकता है और इस रास्ते से भारत की जो कनेक्टिविटी है इन देशों के साथ बढ़ सकती है और आने वाले समय में जो भारतीय माल की जो परिवहन समय था और लागत थी उसको ये पूरा का पूरा गलियारा बड़े स्तर पे कम करने की क्षमता रखता है। और अगर ये क्षमता बढ़ी, यदि ये कनेक्टिविटी उन्नत हुई तो इससे ना केवल इन क्षेत्रों के साथ भारत की कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी बल्कि आर्थिक एकीकरण भी हो पाएगा, नए बाजार भी हम ढूंढ पाएंगे जिससे भारत की निर्यात क्षमता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यदि हम इसे मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो भारत जुड़ेगा समुद्र के रास्ते ईरान के चाबहार बंदरगाह से, यहां से अफगानिस्तान से, और यहीं से होते हुए हम जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है हम विशेष तौर पे मध्य एशिया और रशिया और उत्तरी यूरोप तक जुड़ पाएंगे। तो ये एक बड़ा आधार देगा भारत को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो पहला अवसर हमने देखा। इसके साथ ही यदि हम दूसरी बात करें तो भू राजनीतिक लाभ और रणनीतिक स्वायत्तता के दृष्टिकोण से भारत के ये संदर्भ में खासा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, भारत ईरान में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर लेगा और ईरान निश्चित तौर पे पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण प्रभाव वाला देश है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रभाव वाले देश में भारत की उपस्थिति कहीं ना कहीं भारत की रणनीतिक जो स्वायत्तता है उसको भी मजबूत करेगी। उस क्षेत्र में भारत के शक्ति प्रदर्शन, रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति भारत को मिलेगी। भारत इसके माध्यम से जो चाइना है उसके प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर पाएगा। साथ ही ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है भारत की विदेश नीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये अवसर भारत को मिल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक अवसर हो, रणनीतिक स्वायत्तता की बात हो, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता का मुद्दा हो। अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता भारत की शांति समृद्धि के लिए जरूरी है। तो ऐसे में इस रूट के माध्यम से अफगानिस्तान जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, हम अफगानिस्तान तक पहुंच भी पाएंगे। वहां पे मानवीय सहायता और आर्थिक वस्तुओं के लिए एक पारगमन बिंदु के तौर पे ये बंदरगाह काम कर पाएगा। यानी एक ऐसा देश जो लैंडलॉक कंट्री है उसको हम मानवीय या अन्य सहायता देके अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, जो वर्तमान
गवर्नमेंट है उसके साथ भी भारत सकारात्मक प्रयास करने को जारी है। तो ऐसे में हम क्षेत्रीय स्थिरता में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस पूरे के पूरे बंदरगाह के माध्यम से। इसके साथ ही चीनी प्रभाव का प्रति संतुलन, हमें पता है चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत भारत को घेरने का प्रयास भी कर रहा है। इस चाबहार बंदरगाह से थोड़ी सी दूरी पे ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में स्थित है उसका विकास चाइना कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो उसका प्रोग्राम है उसके तहत। तो ऐसे में भारत की यहां पे उपस्थिति चाइना की जो नीतियां हैं उनको संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। यानी भारत न केवल चाइना के इस क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे में जो चीनी प्रभुत्व है उसको कम करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प भी देगा अन्य देशों को, विशेष तौर पे जो लैंडलॉक कंट्रीज वगैरह हैं उनको विकल्प होगा समुद्र के रास्ते पहुंचने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये एक पूरे के पूरे अवसर हमें दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्जा सुरक्षा। भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसे में भारत को आने वाले समय में और ज्यादा ऊर्जा संसाधनों की जरूरत होगी। ईरान अपने आप में एक बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है, मध्य एशियाई देशों में ऊर्जा के अलग अलग संसाधन हैं। तो ऐसे में इस रूट के माध्यम से भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाने में सफल हो पाएगा। साथ ही दोस्तों ये हैं अवसर, यानी बड़े स्तर पे हमारे लिए सामरिक, भू राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा, चीन को प्रति संतुलित करने के संदर्भ में अनेकों अवसर दिख रहे हैं। लेकिन ये केवल एक पक्ष है, इस डील की अपनी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौतियां हैं ईरान पर प्रतिबंध और अन्य अंतरराष्ट्रीय दबाव। ध्यान रखिएगा, ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाते रहे हैं और इन प्रतिबंधों का प्रभाव भारत की अलग अलग परियोजनाओं पे भी पड़ता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम फरजाद बी गैस पाइपलाइन की बात करें, ईरानो हिंद शिपिंग कंपनी जैसी परियोजनाओं को प्रतिबंधों के कारण प्रत्यक्ष नुकसान भी उठाना पड़ा। यहां तक कि चाबहार बंदरगाह परियोजनाओं को भी अमेरिकी प्रतिबंधों की जटिलताओं से निपटना पड़ा है। तो ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध इस परियोजना के लिए एक संकट के तौर पे भी उभर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है जिसका समाधान भारत और ईरान को करना पड़ेगा यदि इस परियोजना को हमें बेहतर तरीके से संचालित करना है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा ये बयान दिया गया कि भारत अपने रिस्क पे इस तरीके के डेवलपमेंट्स करे, क्योंकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगते रहेंगे, आने वाले समय में भी लगते रहेंगे। हालांकि भारत ने इस बयान का प्रत्युत्तर भी दिया कि ये जो गलियारा है ये केवल भारत के हित में नहीं है, ये संपूर्ण इन क्षेत्र के जितने भी देश हैं उन सबके हित में है। तो ऐसे में भारत को संतुलन करना पड़ेगा अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान के साथ संबंधों के मध्य। लेकिन ये चुनौती तो है अपने आप में। अगली चुनौती है भारत की भू राजनीतिक स्थिति, विशेष तौर पे भारत के अमेरिका से जो मजबूत होते हुए संबंध हैं कभी कभी ईरान के साथ उसके संबंधों से टकराते हैं। उदाहरण के तौर पे ओबामा सरकार के दौरान भारत ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर जब अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए तो ईरान से अपने तेल आयात को कम कर दिया था। तो अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकी ईरान के साथ संबंधों को प्रभावित करती रही है पहले भी। तो ऐसे में ये चुनौती अभी भी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। साथ ही प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय हित, यदि हम ईरान के हित देखें तो उसके हित है पश्चिम एशिया में एक शक्ति के तौर पे उभरना, उसके हित चाइना के साथ, रशिया के साथ जुड़ने में है, जबकि भारत के हित अलग हैं। भारत चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संतुलित करना चाहता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही अफगानिस्तान में अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है। तो दोनों के प्रायोरिटी सेक्टर अलग अलग हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है दोनों देशों के मध्य। ये एक हमने अभी तक समझने का प्रयास किया कि क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। अब हम यदि क्या आगे किया जा सके उस पे विचार करें तो सबसे पहला ये काम करना होगा कि हमें ईरान के साथ जो आर्थिक संबंध है उसमें विविधता लानी पड़ेगी। यानी केवल चाबहार बंदरगाह पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो अन्य क्षेत्र है, चाहे कृषि हो, ऊर्जा हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्र है, उनकी पहचान की जानी चाहिए, उनमें बड़ा निवेश किया जाना चाहिए। साथ ही फरजाद बी गैस जो
परियोजनाएं हैं, जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं, उनको पुनर्जीवित करने पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही आर्थिक संबंधों में हम विविधता लाके अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं ईरान के साथ। साथ ही आर्थिक व्यापार में हम टैरिफ कम करें, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाएं, एक दूसरे देश में निवेश करने को प्रोत्साहित करें, तो इससे आर्थिक संबंध विविधतापूर्ण होंगे और आर्थिक संबंधों पे जो छोटे मोटे प्रभाव होते हैं प्रतिबंधों के, वो उनका प्रभाव कम पड़ेगा। तो भारत को इस दिशा में या ईरान, दोनों देशों को इस दिशा में काम करने जरूरी है। साथ ही राजनयिक जुड़ाव बढ़ाना पड़ेगा दोनों देशों को। राजनीतिक जुड़ाव में हम बोल सकते हैं कि जो नियमित उच्च स्तरीय यात्राएं हैं, संवाद है, बातचीत है, ये गलत फहमियों को दूर करता है। तो ऐसे में रणनीतिक हितों को संरेखित करने के लिए हमें आपसी समझ को और ज्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। जुड़ाव को संस्थागत बनाया जाना चाहिए, निरंतर संचार होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संस्थान है, उनके माध्यम से भी दोनों देशों को सहयोग बढ़ाने पे जो दृष्टि है वो रखनी चाहिए। विशेष तौर पे हम संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्षेत्रीय संगठनों जैसे जो बहुपक्षीय मंच हैं, उनमें अपनी भागीदारी का लाभ उठाना चाहिए। यानी इन मंचों पर संयुक्त पहल अगर भारत और ईरान करेंगे तो उनकी कूटनीतिक क्षमता बढ़ सकती है तथा घनिष्ठ संबंध विकसित हो सकते हैं। यही संबंध विकसित करने की जरूरत है यदि हमें इस परियोजना के जितने अवसर हैं उन सब का लाभ प्राप्त करना है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है। तो साथ ही भारत को भू राजनीतिक संरेखण को संतुलित करने का भी प्रयास करना चाहिए। अमेरिका के साथ संबंध अलग है, ईरान के साथ संबंध अलग है। ऐसे में हमारी विदेश नीति या हमारे राष्ट्रीय हित सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। हमें किसी भी अन्य देश के दबाव में आके दूसरे देश के ऊपर प्रतिबंध लगाने से पहले सोचना जरूर चाहिए और दोनों देशों के संबंधों को संतुलित करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित ईरान से भी बड़े स्तर पे जुड़े हुए हैं, अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं, तो एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है ताकि दोनों देशों के साथ जो संबंध है वो समानांतर चल सके। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस परियोजना में अपार अवसर हैं, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इस परियोजना की खासी चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम सकारात्मक दिशा में जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पाएंगे। बाकी ये परियोजना निश्चित तौर पे भारत के आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक, साथ ही हम कहें विदेश नीति के दृष्टिकोण से, चीन को प्रतिसंतुलित करने के दृष्टिकोण से खासी महत्वपूर्ण है। भले ही अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा की बात हो या अन्य सेक्टर्स की हम बात करें, तो इस परियोजना को यदि सफल बनाना है तो भारत को विशेष तौर पे जो जो चुनौतियां हैं उनके समाधान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो मई धमाका सेल का आज अंतिम दिन है, 31 मई है। यदि आप आज रात 12 बजे से पहले एडमिशन लेते हैं हमारे P2I फाउंडेशन बैच में तो निश्चित तौर पे आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। कोड यूज करना है LDLIVE LD मात्र 25,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा बैच है जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन, PT मेंस, इंटरव्यू सब इंक्लूड है। 25,999 आज रात 12 बजे से पहले। इसके साथ ही ऑप्शनल पे भी मई धमाका सेल चल रही है। यदि आप आज रात 12 बजे से पहले कोई भी ऑप्शनल विषय लेते हैं तो मात्र 14,999 में आपको मिल जाएगा। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE LD लाइव का। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप IR की बात करेंगे, चूंकि इस बार चाबहार काफी चर्चा में रहा है। PT में भी इसकी लोकेशन वगैरह पे क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में यहां से क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।